बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज के सब्जेक्ट डेटा वेयरहाउसिंग के साथ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं, कौन से उसके एलिमेंट्स हैं जो उसके स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन इस पे बात करने से पहले हम यहाँ शॉर्ट सा रिव्यू लेंगे लास्ट लेक्चर का, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और ये जो सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन कर सकती है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए से डिसीजन लिए जाते हैं और एनालिसिस किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन की बेस पे। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटाबेसेस हैं, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें मिलके इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे काम कर रही हैं। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर जिसमें हमने बात की। लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, कि डेटा वेयरहाउस के कौन से पार्ट्स हैं, कौन से हिस्से हैं और क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं, इस पे हम बात करें। डेटा वेयरहाउस में एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जिसको हम सेंट्रल डेटाबेस भी कह सकते हैं, और ये काम कर रही है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सर्वर साइड की तरफ से काम कर रही है। अब इस डेटाबेस के साथ और भी कंपोनेंट्स रिलेट हैं जो अपने अपनी फंक्शनैलिटीज के साथ है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा इन्वायरमेंट है डेटा वेयरहाउस का, और इसमें इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। अगर हम डिटेल से देखें तो हमारे सामने 5 कंपोनेंट्स आते हैं जो अपनी फंक्शनैलिटीज के साथ हैं। तो आज हम इन्हीं 5 कंपोनेंट्स पे बात करें। यह हमारे सामने एक फिगर है, एक पिक्चर आ रही है जिसको जो डेटा वेयरहाउस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है और उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स को पेश कर रही है। तो यहाँ हमारे सामने जिन 5 कंपोनेंट्स की हमने बात की उनमें हमारे सामने ऑपरेशनल सिस्टम है, क्लींजिंग एंड ट्रांजैक्शन है, उसके बाद डेटा वेयरहाउस डेटाबेस है जो हमने कहा कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जहाँ पे आके डाटा स्टोर होता है, तो डेटा वेयरहाउस डेटाबेस है। उसके बाद क्यूरी टूल्स है जिनमें हमारे सामने डेटा मार्ट्स आ रहे हैं और एनालिटिकल एप्लीकेशंस हैं, और उसके बाद हमारे सामने रिपोर्टिंग, एनालिसिस और माइनिंग टूल्स है जिसका हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ से काम करें। तो ये 5 उसके मेजर पार्ट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं डेटा वेयरहाउस के जो फंक्शनैलिटीज। थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं, आगे चल के हम इसकी पूरी डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। यहां हम देखते हैं ऑपरेशनल सिस्टम जो है। ऑपरेशनल सिस्टम ये डेटा वेयरहाउस कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म कर रहा है। यानी जो इनकमिंग डाटा जो सोर्सेज की तरफ से आ रहा है उसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं वो यहां ऑपरेशनल सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ऑपरेशनल सिस्टम से डाटा जा रहा है ट्रांजैक्शन डाटाबेस की तरफ, और ट्रांजैक्शन डाटाबेस से देन डाटा ETL प्रोसेसिंग में आ रहा है। जैसे यहां पर लिखा क्लींजिंग एंड ट्रांजैक्शन। क्लींजिंग ये चीज है कि डाटा में से एरर्स को डिटेक्ट करना और उनको रिमूव करना, ये हमारी क्लींजिंग है, और ट्रांजैक्शन ये है कि डाटा को ट्रांसफर कर देना डाटा वेयरहाउस की तरफ, ये डाटा वेयरहाउस की डाटाबेस की तरफ, ये ट्रांजैक्शन है। ETL मेन 3 प्रोसीजर्स इसमें
परफॉर्म किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड। एक्सट्रैक्ट ये होता है कि आप डाटा सोर्स से डाटा, जहां से डाटा आ रहा है डाटा वेयरहाउस की तरफ, उस डाटा को लेना, उसको हासिल करना और डाटा वेयरहाउस की तरफ उसको भेजना, यानी डाटा को रिसीव करना, आगे भेजने के लिए रिसीव करना, ये एक्सट्रैक्ट है। इस एक्सट्रैक्ट में और आगे फर्दर ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। इसमें से ये होता है कि डाटा को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती हैं उनको उसमें से हटा दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और डाटा को लिया जाता है। उसके बाद ट्रांसफर है। ट्रांसफर ये इस प्रोसीजर में जो हमारा मीनिंगफुल डाटा होता है, जो हमारा विदाउट द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो डाटा होता है जो कैप्चर किया गया, उसको आगे ट्रांसफर किया जाता है। और लोड के प्रोसीजर में ये जो डाटा आगे ट्रांसफर किया गया उसको डाटा वेयरहाउस डाटाबेस में लोड कर दिया जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोड प्रोसीजर में डाटा लोड हो रहा है वो आपका उस फॉर्मेट में नहीं है जो पीछे से डाटा को रिसीव किया गया। यहाँ डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ डाटा यहाँ पे स्टोर हुआ। उसके बाद जो कंपोनेंट है इस डाटा वेयरहाउस में, हमारे सामने डाटा वेयरहाउस डाटाबेस है। अब ये डाटा वेयरहाउस डाटाबेस जो है, जैसे अभी हमने कहा कि ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम कर रही है, लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज, यानी हम कह सकते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ भी है। जैसे हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस है या पैरेलल डाटाबेसेस है। मल्टी डायमेंशनल, जब हमें डाटा को डिफरेंट डायमेंशंस के हिसाब से प्रोसीड करना है, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एनालिसिस के लिए, तो हमें हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डाटाबेसेस होनी चाहिए। और इस तरह पैरेलल डाटाबेसेस जो शेयर्ड मेमोरी या शेयर्ड कंपोनेंट्स के साथ काम कर रही हैं, वो हमारी पैरेलल डाटाबेसेस हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन, जो क्यूरी की जो ट्रांजैक्शन होती है वो बड़ी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ जो डाटाबेस वेयरहाउस की डाटाबेस है वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ही काम कर रही है, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। ट्रेडिशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम देखें तो ये फीचर्स हमारे सामने कम ही आते हैं, जबकि यहाँ डाटा वेयरहाउस के साथ ये चीजें हमारे सामने। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमारे सामने वो है क्यूरी टूल है। क्यूरी जैसे कि नाम से भी जाहिर है, यहाँ पे जितनी भी क्यूरी की ट्रांजैक्शन है, एग्जीक्यूशन है, या क्यूरी से रिलेटेड जितना भी काम है वो इन टूल्स के जरिए से परफॉर्म किया जाता है। डाटा मार्ट, इस तनाजर में हम देखते हैं डाटा मार्ट को। डाटा मार्ट डाटा का एक सबसेट है, यानी डाटा का एक सबसेट है जो किसी खास यूनिट की शक्ल में होता है। मसलन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी का अलहदा से सेट बना लें, डाटा का एम्प्लॉयज का अलहदा से बना लें, उसकी डेजिग्नेशन का अलहदा से बना लें। अगर ये अलहदा अलहदा से यूनिट्स क्रिएट कर लें तो ये कह सकते हैं कि ये डाटा मार्ट। इससे ये फायदा होता है कि आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही मिलती है। मसलन जब आप सैलरी की इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो वो सैलरी के यूनिट से आपको मिलेगी और वो रेलेवेंट ही होगी। ये डाटा मार्ट, ये भी इन क्यूरीज के साथ इनका ताल्लुक है। जब आप क्यूरी एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको देगी। इसके बाद रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड माइनिंग टूल्स है। रिपोर्टिंग, आप के पास जो डाटा मार्ट्स की शक्ल में डाटा पड़ा हुआ है, आप उसकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एडहॉक रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एडहॉक रिपोर्ट्स ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो आप अपनी मर्जी से किसी रियल टाइम के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। मसलन आप एक माह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, एक वीक की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो ये आपकी एडहॉक रिपोर्ट। किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं। इस तरह आप स्टैटिक रिपोर्ट्स हैं, जस्ट आपकी इंटरेक्टिव नहीं है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं। एनालिटिकल, जैसे ओलैप है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, वो यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। और इसी तरह डाटा माइनिंग है। डाटा माइनिंग ये चीज है कि इसके अंदर अननोन पैटर्न्स को, डाटा के अननोन पैटर्न्स को एनालाइज करते हुए नोन पैटर्न्स को फाइंड किया जाता है। यानी ऐसा डाटा जो किसी एनालिसिस में नहीं आ रहा, कोई अननोन शक्ल में पड़ा हुआ है, आप उसको डाटा के साथ कंपेयर करके, इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करके उसको ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे कि वो आपके लिए नोन इंफॉर्मेशन बन जाए।
ये चीज जो है वो डेटा माइनिंग कहलाती। तो ये हमारे सामने डेटा वेयरहाउस के कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहां हम इन पे जरा डिटेल से बात करते हैं, जिन पे अभी हमने थोड़ा सा एक शॉर्ट व्यू लिया। यहां पे हम इसको देखते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले हमारे सामने डेटा वेयरहाउस डेटाबेस, जैसे अभी बात हो रही थी कि ये डेटा वेयरहाउस डेटाबेस जो इंप्लीमेंटेड है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ ही इंप्लीमेंटेड है, यानी टेबल्स इसमें है, उसी के हिसाब से काम कर रही और बेहतरीन तरीके से इसमें काम कर रही। लेकिन यहां इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज हैं जो इसके अंदर परफॉर्म की जा रही। मसलन in a data warehouse, relational database are deployed in a parallel to allow for scalability. यानी जो डेटा वेयरहाउस में जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उनको पैरेलल डेटाबेसेस की शक्ल में डिप्लॉय किया गया, उनको इंप्लीमेंट किया गया, उनको उसके ऊपर इवैल्यूएशन की गई है। स्केलेबिलिटी, आप किसी चीज को अच्छे तरीके से देखना चाहें, उसकी मेजरमेंट की तरफ आप उसको देखना चाहें, उसको उसकी एनालिसिस करना चाहें, तो ये स्केलेबिलिटी। आप किसी चीज की मैच कर सकें, उसको मेजर कर सकें, दिस इज द स्केलेबिलिटी। तो यहां जो डेटाबेस है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन उनमें पड़ी है वो पैरेलल पड़ी हुई है। अच्छा, पैरेलल डेटाबेसेस जैसे पीछे अभी मैंने बात की कि ये ऐसी डेटाबेसेस होती हैं जो मेमोरी शेयर को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं, पैरेलल डेटाबेसेस कहलाते हैं। इसी तरह नंबर 2, यूज द इंप्लीमेंट मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस। मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस जो होती हैं ये एग्जिस्टेंट रिलेशनल डेटाबेसेस से बनाई जाती हैं। जैसे डेटा वेयरहाउस में डेटा रिलेशनल डेटाबेस की शक्ल में पड़ा है, लेकिन वहां से मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस ली जाती, और ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस ऑनलाइन एनालिटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती। मल्टी डायमेंशन का मतलब यह है कि आप डिफरेंट टेबल्स के अंदर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोर कर देते। जब आप उसको उनके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो आप डिफरेंट डायमेंशन से परफॉर्म करते हैं। मसलन आप सैलरी का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, पूरे साल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो आपके ईयर्स में से आपके ईयर्स का जो यूनिट है डाटा मार्ट है वहां से आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप मंथली देखना चाहते हैं तो मंथली आप उसको देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। अगर वीकली आप उसको देखना चाहें तो वीकली आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी जो ईयर, मंथ, वीक, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी डिफरेंट डायमेंशंस को शो कर रही हैं। तो इस हिसाब से भी जो डाटा है वो इन मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस के अंदर स्टोर पड़ा होता है, वहां से आप डाटा को लेके उसको एनालाइज करते हैं या उसके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो डेटा वेयरहाउस की डेटाबेस है ये आपकी पैरेलल डेटाबेस की शक्ल में भी हो सकती है और मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस भी अपने अंदर रखती है। जी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड ETL टूल्स है। जैसे अभी हमने बात की कि ये जो टूल्स हैं ये सोर्सेज से डाटा लेते हैं और डाटा वेयरहाउस की डेटाबेस में डाटा को स्टोर कर देते हैं, लेकिन इसके दरमियान डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से। सबसे पहले anonymize data as per regulatory stipulation। anonymize का मतलब यह है कि जो डाटा लिया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ये डाटा एक उसकी डिटेल्स के साथ उसको लिया जाता है, उसकी पूरी तफसील के साथ लिया जाता है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन में जैसे लास्ट बताया कि ये भी होता है
कि जब डाटा लिया जाता है तो उसमें से जो अनॉमलीज होती हैं या आप उसमें जो रिडन डाटा होता है या जो एक्स्ट्रा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको रिमूव किया जाता है, क्लींजिंग का काम किया जाता है। तो ये एक्सट्रैक्ट के अंदर शामिल है। तो यहां पे जो डाटा क्लींजिंग का काम होता है, ये रिडंडेंट डाटा को रिमूव किया जाता है। तो ये जो पूरी डिटेल डाटा की होती है वो लेने के बाद इन तमाम चीजों को ये वाले ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहां पे जो डाटा है वो डाटा पूरी तफसील के साथ उसको लिया जाता है। और रेगुलरिटी स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि ये एक बकायदा कॉन्स्टेंट्स, रेगुलर कॉन्स्टेंट्स उसके ऊपर रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं जिसके जरिए से ये डाटा को लिया जाता है और पूरी डिटेल के साथ उसको लिया जाता है ताकि उसके ऊपर क्लींजिंग और ये एक्सट्रैक्शन के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट वही बात आ गई, एलिमिनेट अनवांटेड डाटा इन द ऑपरेशनल डेटाबेस, कि जो आपकी डेटाबेस में जो डाटा है, ऑपरेशनल डेटाबेस में जो डाटा है उसमें से आपका वो डाटा जो रेलेवेंट नहीं है, जो चाहिए नहीं है, एक्स्ट्रा कोई है डाटा, उसको हटा दिया जाता है। Number 3, search and replace common name and definitions for the data arriving from different sources. अब जैसे हमने देखा कि आगे मल्टी डायमेंशनल या सब यूनिट्स के सबसेट ऑफ द यूनिट की शक्ल में डाटा स्टोर पड़ा होता है और वो किसी खास यूनिट के साथ उनका तल्लक होता है। तो इसी तरह जब डाटा को रिसीव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो डाटा उनके कॉमन नेम्स और डेफिनेशंस के साथ मीन की पूरी डिटेल जो चाहिए होती है वो उन चीजों के साथ उसको लिया जाता है। और ये डाटा डिफरेंट सोर्सेज से लिया जाता है, ये हम पहले जान। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन में जो इस ईटीएल के टूल्स जो काम परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसमें कैलकुलेटिंग समराइज एंड डिराइव्ड डाटा, कि आपका डाटा जो पीछे से डाटा है, ऑपरेशनल सिस्टम से डाटा है आपका, उनकी समरीज को लिया जाता है और उनको जो डाटा रिसीव किया उनको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद देन डाटा को आगे लोड की प्रोसीजर में भेज दिया जाता है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आपके परफॉर्म किए जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, डी डुप्लीकेट रिपीटेड डाटा अराइविंग फ्रॉम मल्टीपल डाटा सोर्सेज, कि आपका डाटा जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है उसको डी डुप्लीकेट किया जाता है। डी डुप्लीकेट का मतलब यह है कि आपका जो डाटा आ रहा है उसमें जो रिडंडेंट डाटा है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये इन ईटीएल टूल के जो ऑपरेशंस हैं ये उसके बेसिक ऑपरेशंस हैं जो उसके ऊपर परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ये ईटीएल टूल्स जो है ये आपके डाटा वेयरहाउस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में शामिल। अब यहां मजीद वो कहता है कि दीज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड टूल्स में जनरेट क्रॉन जॉब्स। क्रॉन जॉब्स ऐसी जॉब्स हैं, ऐसी प्रोसीजर्स हैं जो कमांड्स को शेड्यूल कर देते हैं और शेड्यूल करने के बाद फिर उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। यानी हमारी जो कमांड्स हैं वो एक शेड्यूल की शक्ल में एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल के साथ वो एग्जीक्यूट हो रही। क्रॉन जॉब्स बैकग्राउंड जॉब्स हैं, ये भी परफॉर्म करते हैं। कोबल प्रोग्राम्स हैं। कोबल प्रोग्राम्स वो हैं जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन के साथ काम करें। मीन ये ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रांजैक्शन हाफ ट्रांजैक्शन होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शन जो है ये एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन के साथ चले, या तो काम होगा या नहीं होगा। कोबल प्रोग्राम्स, शेल स्क्रिप्ट्स हैं, आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, हम इनको शेल स्क्रिप्ट्स का नाम देते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये सारे इन ईटीएल प्रोसीजर्स के साथ रिलेट हैं और ये सारे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ईटीएल टूल्स जो है ये भी एक डाटा वेयरहाउस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। मीटर डाटा,
डाटा अबाउट डाटा, यानी डाटा के बारे में। डाटा जो होता है इसको हम मीटर डाटा का नाम देते हैं। ये डाटा वेयरहाउस के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल। क्यूरी टूल्स, अभी जब डाटा वेयरहाउस में आ जाता है, डाटा वेयरहाउस की डाटाबेस में आता है, तो फिर देन उसके ऊपर क्यूरीज अप्लाई की जाती है। तो ये क्यूरी टूल्स हैं जो डिफरेंट क्यूरीज को अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये क्यूरीज जो है इसके लिए बकायदा टूल्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब ये क्यों है कि one of the primary objective of the data warehouse is to provide information to the business, कि जो डाटा वेयरहाउस का मेन काम है वो ये है कि बिजनेस को इंफॉर्मेशन दी जाए टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ताकि ऐसे फैसले किए जाएं जो फायदेमंद हो, जो किसी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका तल्लक हो, वो वाले फैसले किए जाएं। तो इसके लिए ये क्यूरी टूल्स है जो ये हमें सोलर परफॉर्म करते हैं। क्यूरी टूल्स अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विद द डाटा वेयरहाउस सिस्टम। तो क्यूरी टूल्स जो है ये डाटा वेयरहाउस सिस्टम के साथ इंटरैक्शन करने के लिए जरूरी। दीज टूल फॉल इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। ये 4 कैटेगरीज में आते हैं। नंबर 1 हमारे सामने क्यूरी एंड रिपोर्टिंग टूल्स है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है, और डाटा माइनिंग टूल और लैब टूल्स। ये टूल्स हमारे काम कर रहे हैं। यहां हम इनकी डिटेल के साथ देखते हैं ये कौन से टूल्स है। नंबर 1 हमारे सामने क्यूरी एंड रिपोर्टिंग टूल है। क्यूरी एंड रिपोर्टिंग टूल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। आगे उनको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले रिपोर्टिंग टूल्स है और मैनेज्ड क्यूरी टूल्स है। रिपोर्टिंग टूल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन एंड रिपोर्टिंग टूल्स एंड डेस्कटॉप रिपोर्टिंग टाइप। जैसे नाम से भी ज़ाहिर है, रिपोर्टिंग टूल्स हमारी डाटा वेयरहाउस में जब डाटा आ जाता है, हम उसके एनालिटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो फिर हमें रिपोर्टिंग का काम है, रिपोर्ट्स जनरेट करनी पड़ती हैं। अब ये रिपोर्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज में आ रही हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन रिपोर्टिंग है और डेस्कटॉप रिपोर्टिंग। आपकी प्रोडक्शन क्या चल रही है, और डेस्कटॉप रिपोर्टिंग जिसके लिए आपने प्रिंट्स निकालने, जो एनालिसिस के लिए आपके सामने जरूरी है। ये सारे काम जो है वो ये क्यूरी एंड रिपोर्टिंग टूल्स परफॉर्म कर। फर्दर आगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स हैं। Sometimes built-in graphical and analytical tools do not satisfy the analytical needs of the organization। यानी कहना ये चाहता है कि बाज ऐसे ग्राफिकल जो टूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। तो फिर यूज़र को या ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कस्टमर रिपोर्टिंग के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल दे दिए गए कि वो अपनी तरीके से रिपोर्ट्स को जनरेट कर सके। तो उसके लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल काम कर। उसके बाद डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग जैसे पहले बात हुई कि डाटा माइनिंग जो है ये एक ऐसा टूल है जिसके जरिए से डाटा के अननोन पैटर्न को नोन पैटर्न्स में चेंज किया जाता है। मतलब एक डाटा है, उसकी आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, वो आपके एनालिसिस में नहीं आ रहा, आप उसके ऊपर कोई एनालिटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उसको कंपैरिजन करते हुए किसी दूसरी इंटरप्राइज के साथ कंपैरिजन करते हुए आप उसके नोन पैटर्न्स में लेके आएंगे, यानी ऐसे पैटर्न्स में लेके आएंगे जिसपे एनालिटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाए या दूसरी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो उसके लिए डाटा माइनिंग टूल्स को यूज किया जाता है। तो यहां ये डाटा माइनिंग टूल्स हैं। उसके बाद ओलैप टूल्स हैं। ओलैप टूल्स ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। आप एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं, डाटा वेयरहाउस में जो डाटा पड़ा है उसके ऊपर आप कोई एनालिटिकल प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, एनालिसिस का तज्जिया करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो आपके लिए डिसीजन सपोर्टेड हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको एनालिटिकल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी।
ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए OLAP के टूल्स हैं। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम इन तमाम चीज़ों पे बड़ी डिटेल से बात करेंगे। यहाँ शॉर्ट सा इसका व्यू है। दीज टूल्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस। और ये मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस पे कोई बात कि आप जब एनालिसिस करते हैं तो डिफरेंट डायमेंशंस के साथ करते हैं, तो उसके लिए ये OLAP टूल, इट अलाउज यूजर टू एनालाइज द डाटा यूजिंग elaborate एंड कम्प्लेक्स डायमेंशनल व्यू। कि आप ये यूजर को ये कैपेबिलिटी देता है कि डाटा को कंप्लेक्स डायमेंशनल व्यूज के साथ उसको एनालाइज कर सकें। तो दीज आर द OLAP टूल्स। डेटा वेयरहाउस बस आर्किटेक्चर। अब ये बस इसलिए है कि आपका डाटा फ्लो होता है, डाटा वेयरहाउस में डाटा फ्लो हो रहा है, जैसे ऑपरेशनल ये सोर्स से डाटा जा रहा है आपका प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन की तरफ, जहाँ पे रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल और डाटा माइनिंग के काम हो रहे हैं। तो ये एक फ्लो है डाटा का, तो इसके लिए डेफिनेटली बस यूज हो रही है, तो इसको हम डाटा वेयरहाउस बस का नाम देते हैं। तो डाटा वेयरहाउस बस डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ डाटा इन द डाटा वेयरहाउस, कि ये डाटा का जो फ्लो चलना है, डाटा ने चलना है सोर्सेज से लेके आगे रिपोर्टिंग की तरफ तक, एनालिटिकल प्रोसेसिंग की तरफ डाटा ने जाना है, तो इसके लिए एक फ्लो है। तो ये बस जो है इस फ्लो को उसको डिफाइन करती है। द डाटा फ्लो इन द डाटा वेयरहाउस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इनफ्लो, अपफ्लो, डाउनफ्लो, आउटफ्लो एंड मिड फ्लो। ये डिफरेंट फ्लोज हैं। इन फ्लोज में डाटा आपका आर्काइव और के बैकअप हो रहा है डाटाबेस के अंदर। अप फ्लो में डाटा आपका यूजर्स की तरफ जा रहा है। डाउन फ्लो आपकी रिपोर्टिंग वगैरह, और आउटफ्लो ये तमाम जो फ्लोज चल रहे हैं, ये आपका डाटा का फ्लो है जो इस डाटा बस के जरिए से पॉसिबल होगा। डाटा मार्ट। डाटा मार्ट अगेन वही बात के डाटा मार्ट इज अ सबसेट ऑफ डाटा, और ये किसी डाटा का खास यूनिट होता है, खास यूनिट होता है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि हम अगर डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का डाटा है, तो हम उसके डाटा को डिफरेंट डायमेंशन में स्टोर कर दें। मसलन हम उसकी सैलरी का अलहदा से एक यूनिट बना दें डाटा का, उसकी डेजिग्नेशन का अलहदा से बना लें, तो ये और किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का अलहदा से बना दें। तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डाटा हमारे सामने आ रहे हैं, ये डाटा मार्ट्स। इससे ये फायदा होता है कि जब आप इन डाटा मार्ट्स या डाटा के यूनिट्स की शक्ल में डाटा आपके पास पड़ा है, तो फिर आप उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही आपके सामने आएगी, और क्यूरी की जो एग्जीक्यूशन है, एनालिटिकल जो प्रोसेसिंग होती है, ये जरा फास्ट हो जाए। तो इसलिए ये डाटा मार्ट्स हमारे सामने। अ डाटा मार्ट इज एन एक्सेस लेयर which is used to get data about the user, और इसमें डाटा यूजर से अबाउट ही होगा। It is presented as a option for large size data warehouse as it take less time and money to build। अब वही बात आ गई कि ये यूनिट्स में पड़ा हुआ है, इस पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं, आपके पहले से डाटा बेस है, उसी में से डाटा को आप मार्ट करके रख रहे हैं, और आपके कुछ एक्सपेंसेस नहीं है। एंड सिंपल वर्ड, डाटा मार्ट इज a subsidiary of the data warehouse। सब्सिडरी जैसे कोई नीचे मतहत काम कर रहा है। अब डाटा वेयरहाउस जो डाटा बेस में डाटा पड़ा हुआ है, ये डाटा वहीं से ही आएगा डाटा, और ये उसी के अंडर ही रहेगा। The data mart is used for the partition of the data which is created from the specific group of user। अब वही बात आ गई कि अब ये जो डाटा मार्ट है, ये पार्टीशन डाटा होता है। आप फाइनेंस का अलहदा बना लें, सैलरी का अलहदा बना लें, ऐसी तमाम चीज़ों का आप अलहदा से बना लें, डाटा यूनिट्स बना लें, तो ये पार्टीशन डाटा होगा और डिफरेंट यूजर से रिलेटेड होगा। अब ये वहीं से क्रिएट किया जा सकता है या वहीं क्रिएट किया जा सकता है जहां आपकी डाटा वेयरहाउस की डाटाबेस पड़ी है, ये वहां पे भी क्रिएट किया जा सकता है।
दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही। इस लेक्चर में हमने डेटा वेयरहाउस के कंपोनेंट्स पे बात की।